झारखंड की राजनीति और बेरोजगारों की संख्या, ये दोनों अभी चर्चा का केंद्र में हैं। दरअसल वजह भी यही है कि कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है। सरकार एक बार फिर से जनता के बीच जाएगी उनसे आशीर्वाद लेने। विपक्ष जहां बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, वहीं युवाओं का इसमें साथ मिलता दिख रहा है। आज आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है बेरोजगारों को लेकर, खासकर जेपीएससी और जेएसएससी में जो होने वाली नियुक्तियां हैं उसको लेकर। कई नेता इधर से उधर भी जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो पिछड़ा आयोग है उसने भी सिफारिश की है सरकार से कि कम से कम पिछड़ों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्या ये आगामी हर फॉर्म में दिखेगा? पिछड़ों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा? हमारे साथ इन सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हैं सूरज ठाकुर जी। सूरज जी, आज सुदेश महतो ने जिस तरीके से ऐसा कौन सा पत्र लिखा है कि सारे दिव्यांग लोग उनको धन्यवाद कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, ऐसी क्या बात? देखिए, उन्होंने चिट्ठी लिखा है और उन्होंने कहा है कि किसको? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और जेपीएससी और जेएसएससी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, तो जो मौजूदा नियोजन नीति है, जो प्रावधान है सरकारी, उसके मुताबिक 4 तरह के दिव्यांगों को के लिए छूट के प्रावधान हैं। लेकिन एक कौन कौन से? इसमें 4 हैं कि अगर किसी को अंधापन है या कम दिखता है, अगर चलने फिरने में असमर्थ हैं, अगर वो मूक बधिर हैं यानी कि अगर उनको बहरापन है या बोल नहीं सकते, इसके अलावा स्वलीनता, बौद्धिक निसक्ता है, मतलब कि कुछ वैसे बच्चे होते हैं जो जैसे अक्षर पहचानने में, या जैसे कि हम लोगों ने तारे जमी पर एक फिल्म देखी थी, उसमें बच्चा जो जिस बीमारी से पीड़ित रहता है कि वो अक्षर नहीं पहचान सकता, कलर नहीं, उसको सीखने में थोड़ा वक्त लगता है। तो इस 4 तरह की श्रेणियों के दिव्यांग को अभी फिलहाल झारखंड में मतलब मान्यता है। लेकिन केंद्र के बहुत सारे उपक्रम हैं, जैसे इसरो है, डीआरडीओ है, जो उसकी वहाँ पर जो परीक्षा होती है, एसएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षाएं हैं। इसके अलावा जो सेल है, तो ऐसी कंपनियों में या दूसरे और जो विभाग हैं केंद्र सरकार के, उसमें 21 तरह के दिव्यांगों का प्रावधान है। और ये बदलाव किया गया था दरअसल एक सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग जो है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत इसमें 21 तरह के दिव्यांगों को शामिल किया गया कि इन सभी को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये 4 तरह के बहुत प्राइम है। लेकिन इसके अलावा भी दिव्यांगता के प्रकार हैं जिन्हें समझना या उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसमें जो लिखा गया है उसमें ये है कि जैसे चलन दिव्यांगता, जो हमने वहाँ भी कहा, यहाँ भी प्रावधान है कि चलने फिरने में बहुत लोगों को बौनापन है, तो बौनेपन को लेकर एक अलग श्रेणी बनाई गई। मांसपेशी दुर्विकास है, मान लीजिए कि कोई टेढ़ा बच्चों का होता है कि उसका हाथ टेढ़ा है या पैर टेढ़ा है, या शरीर के कई अंग जो हैं टेढ़े मेढ़े तरीके के हैं, तो उनको एक मिलना चाहिए। इसके अलावा जैसे एसिड अटैक जो पीड़ित हैं उनको भी दिव्यांगों में गिनना चाहिए। दृष्टिबाधित में 2 तरीके के हैं, एक जो बिल्कुल नहीं दिखता, जो ब्रेल लिपि ही उनकी मदद के लिए, और एक अल्प दृष्टि जो थोड़ा देख सकते हैं या एक आंख से देख सकते हैं। इसके अलावा श्रवण बाधित, मतलब जो जिनको जो ऊंचा सुनते हैं, कम सुनते हैं या ऊंचा सुनते हैं। बोलने या भाषा की दिव्यांगता, इसमें बोलने और भाषा की दिव्यांगता का मतलब है कि कुछ बच्चे जो हैं पूरी तरीके से मुख बधिर हैं, मतलब वो बिल्कुल नहीं बोल सकते या इशारे में बिल्कुल बातचीत करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो तुतलाते हैं या स्पष्ट नहीं बोल सकते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको हकलाने की समस्या है। तो उन लोगों के साथ बौद्धिक दिव्यांगता हमने अभी जिक्र किया, जो तारे ज़मीन पर फिल्म का हम जिक्र कर रहे थे, तो उस तरह के जो बच्चे जो लोग हैं। इसके अलावा जो स्वलीनता है, मानसिक रुग्णता है, जैसे अभी पूजा खेड़कर का हम लोग मामला सुन रहे हैं, आईएएस महाराष्ट्र कैडर की हैं, तो उनके साथ वो दिक्कत है कि उन्होंने जो भी सर्टिफिकेट दिया था उसमें उन्होंने अपने को लेकर कम दिखने का और एक मानसिक दृष्टिकोण से कम मतलब बौद्धिक उसका उन्होंने दिया था। इसके अलावा जो हेमोफेलिया से पीड़ित हैं, थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, स्क्लेरोसिस से पीड़ित हैं, पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित हैं, पार्किंसंस बीमारी जो है उन सबसे जो पीड़ित हैं, उन तमाम लोगों को जो है इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो यही मांग की गई है ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा और लोग हैं वो फ़ायदा उठा सकें। जो समाज में जानते हैं विकलांगों को लेकर एक जो धारणा है, वो सामाजिक तौर पर जो एक बाधा है, कम से कम उसको तोड़कर वो आगे बढ़ सकें। तो ये एक अच्छा पहल किया जाएगा, चूँकि अब तो 2 महीने ही चुनाव में रह गए हैं, लेकिन चूँकि दिया
लिया गया है, अब सरकार कितना सकारात्मक विचार करती है, लेकिन ये एक अच्छी पहल कही जाएगी। तो क्या ये माना जाए कि सुदेश जी का ये पत्र एक तरीके से फोकस कर रहा है कि आसू पार्टी बेरोजगार युवा इन सब मुद्दों को ज़्यादा हाईलाइट रखेगी? आज उनके यहाँ पूर्व आईएएस भी ज्वाइन किए हैं। हाँ, देखिए पूर्व आईएएस हैं राजीव कुमार, उन्होंने ज्वाइन किया और उन्होंने जो कहा है उसी से आपके सवाल का जवाब है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जो युवा आबादी है और आप जब भी किसी प्रदेश के विकास की बात करते हैं तो आप उसमें युवा भागीदारी को आप नकारेंगे तो हो नहीं पाएगा, और उसको ये है कि आप जो युवा आबादी है उसको मानव संसाधन में कैसे तब्दील करते हैं। तो मानव संसाधन में तब्दील करने का ये मतलब हुआ कि आप उनको अच्छी एजुकेशन दीजिए, चाहे वो स्वरोजगार करें या सरकारी नौकरियों में आएँ, तभी वो मानव संसाधन है, तभी प्रदेश के विकास में योगदान दे सकेंगे। तो यही एक जो थॉट प्रोसेस सुदेश महतो का पिछले कुछ सालों से दिखा है, तो वही उसी से प्रभावित होकर मैं आया। इसके अलावा सुदेश महतो का आज का जो वक्तव्य है, एक जो मिलन समारोह में उन्होंने कहा कि नियोजन नीति को लेकर उन्होंने निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रोजगार की बात थी, बेरोजगारी भत्ता देने की बात थी, इन तमाम चीज़ों पर सरकार जो है उतना सफल नहीं रही जितना उम्मीद की जा रही थी। तो सरकार को इस विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। और इसके बाद ये दिव्यांगता को लेकर जो उन्होंने एक चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस चुनाव में कम से कम जो विपक्ष है अभी, चाहे वो झारखंड, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सुदेश महतो हो, और सुदेश महतो युवा भी हैं और उनका जो कोर पूरा पार्टी का कैडर कोर है और उनका पूरा जो एक एजेंडा है वो युवा हैं। तो निश्चित तौर पर ये मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि रोजगार एक बड़ा मसला है, क्योंकि हर साल 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा था, बेरोजगारी भत्ता का वादा था। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कामयाबी नहीं मिली, चाहे कारण जो भी रहे हों। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है, खासकर मांडर लोहरदगा में, वहाँ के लोग ज़्यादातर अधिकारी को अपना जनप्रतिनिधि बनाते हैं, जो पूर्व अधिकारी रहे, चाहे वो बंधु तिर्की देखिए, सुखदेव भगत रहे हैं, रामेश्वर उरांव रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये जो आज इन्होंने आंसू का दामन थामा है, चूँकि आंसू अब चुनाव भी है, तो क्या ये उम्मीदवार भी हो सकते हैं क्या? अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि इस तरह की बात उनको कहा गया कि क्या आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भूमिका देगी, आप जानते हैं कोई भी नया आदमी जब भी ज्वाइन करता है वो कहता है कि पार्टी जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जो भी भूमिका देगी, मैं उसका निर्वहन करूंगा। तो अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि क्या वो चुनावी राजनीति में आ रहे हैं। हालांकि ये दस्तूर रहा है, सभी पार्टियों में ऐसे लोग हैं। अभी आपने कुछ नाम गिनाए, उसमें सुखदेव भगत का नाम है, उसमें रामेश्वर उरांव हैं। तो ऐसे नेता हैं, और जाहिर सी बात है कि जब एक प्रशासनिक दक्ष आदमी और वो उसको राजनीतिक ताकत भी मिल जाए, तो वो किस तरह से उस अपनी प्रशासनिक अनुभव को कैसे वो सियासत में इस्तेमाल करता है, और जो केंद्र की योजनाएं जो स्टेट में आ रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो योजना बना रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करने में शायद बेहतर साबित होते होंगे। एक चीज़ देखने को मिलता है, जिस तरीके से एग्रेसिव जेएमएम और बीजेपी देखती है, उस तरीके से आंसू कभी नहीं रहता। हर मुद्दे को लेकर उनकी क्या राय है, वो सामान्य तौर पे उनके प्रवक्ता ना तो हर मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना ही बयान जारी करते हैं। उनका राजनीति करने का तरीका कुछ अलग है। तो क्या ये उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? देखिए, अभी तक तो आजसू पार्टी को लेकर यही दिखा है कि आजसू पार्टी के कोई भी नेता वो अनर्गल बयानबाजी से बचते हैं, बहुत सीधा व्यक्तिगत हमलों से बचते हैं, और नीतियों पर बातचीत करते हैं, और अगर वो आलोचना करते भी हैं, अगर तल्ख टिप्पणी भी करते हैं, तो वो बहुत नीतिगत होता है, व्यक्तिगत नहीं होता है, जैसा आमतौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बीजेपी के बीच या बीजेपी कांग्रेस के बीच या आरजेडी और दूसरी पार्टियों के बीच दिखता है, ऐसा है नहीं। लेकिन अब ये है कि लोगों को कैसी सियासत पसंद आती है, क्या पसंद आता है, ये समझना ये है कि किस नेता ने कितना आक्रामक भाषण दे दिया, किस नेता ने कितनी आक्रामक बात कह दी। तो मुझे लगता है कि शायद उनको लगता हो कि कामयाबी का पैमाना यही है, और सुदेश महतो की जो अपब्रिंगिंग है, या उसके पार्टी के नेता, चाहे लंबोदर महतो हों, चाहे डॉक्टर देवशरण भगत हों, या दूसरे भी और भी जो नेता हैं, वो देखेंगे कि ज़्यादातर एकेडमिक्स से आए हुए लोग हैं। तो जो लोग भी एकेडमिक्स से आए लोग रहेंगे, प्रोफेशनल को ज़्यादा प्रेफर करती है। हाँ, तो जब भी वैसे लोग आएंगे तो वो उनका जो भाषा का स्तर होगा वो बिलो द बेल्ट जाता नहीं है, वो नीतिगत बातें ही करेंगे। तो शायद वही स्टाइल रहा है उन लोगों। शुक्रिया। जेएसएससी और जेपीएससी में जितने भी स्टेक होल्डर है, ज़रूरत है मुख्यमंत्री को हर से बात करने की। छात्रों को कहाँ समस्या आ रही है, फॉर्म भरने से लेकर, एज से लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट से लेकर, इनकम सर्टिफिकेट तक, तो हर स्टेक होल्डर से बात हो, ताकि जो भी आगे आने वाला जो एग्ज़ाम हो,
वो उस पे सबको यकीन भी हो और छात्रों को भी लगे कि हाँ, इस बार पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी बरती गई है। उम्मीद करता हूँ जो भी तैयारी में जुटे हैं वो और ज़्यादा अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि सरकार का दावा है कि अगले कुछ महीनों में 40,000 नियुक्तियाँ की जाएंगी, कई को नए को मौका भी मिलेगा। तो आप तैयार रहिए, सरकार भी तैयार है। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in